नमस्कार। मध्य प्रदेश के विभिन्न दूरस्थ महाविद्यालयों में बैठे हुए प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थीगण का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा, हमीदिया महाविद्यालय भोपाल से आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज बीए थर्ड सेम हिंदी साहित्य की दूसरी इकाई का जो विषय है जयशंकर प्रसाद का काव्यगत वैशिष्ट्य, इस विषय के ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। छायावाद के चार जो प्रमुख कवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों कवियों में जयशंकर प्रसाद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। छायावाद, जैसा हम सब लोगों ने पढ़ा है, द्विवेदी युग की जो स्थूलता थी, काव्य में जो इतिवृत्तात्मकता थी, जो दोहराव था, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप छायावाद हिंदी साहित्य में अवतरित हुआ। छायावाद अपने आप में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आज इस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करें। मैं चाहूंगा एक बार हम लोग महाकवि जयशंकर प्रसाद के जीवन वृत्त का भी अवलोकन कर लें। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ और इनका अवसान 15 नवंबर सन 1937 को हुआ। प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ। इनके पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। प्रसाद जी मूलतः कवि एवं नाटककार हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं को हम देखें, कामायनी, आंसू, झरना आदि इनके प्रमुख काव्य हैं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त आदि इनके नाटक हैं। कंकाल, तितली आदि उपन्यास हैं। लगभग 70 कहानियों की रचना आपने की है। प्रसाद जी का कथा संग्रह छाया 1912 में हमारे सामने आता है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल कथा संग्रह 1936 में हमारे सामने आता है। जयशंकर प्रसाद ने 14 वर्ष की आयु से ही साहित्य रचना प्रारंभ की थी। सन 1903 से ब्रज भाषा में आपने काव्य लेखन प्रारंभ किया। आपका पहला काव्य संग्रह कविता कानन था। प्रसाद जी जब 7वीं कक्षा में थे, इनके पिता का देहावसान हो गया और 17 वर्ष की उम्र में इनके बड़े भाई का देहावसान भी हो गया। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रायः घर पर ही हुई और हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। संस्कृत में इनकी विशेष रुचि रही, जिसका प्रभाव इनकी कविता पर हमें दिखाई देता है। इनके काव्य की विकास यात्रा को हम 3 चरणों के माध्यम से देख सकते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक काल। इसमें चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम रचनाओं को देखा जा सकता है। उसके बाद रचना प्रक्रिया में हम विकास काल के तौर पर झरना को ले सकते हैं और आपकी काव्य प्रतिभा का उत्कर्ष काल आंसू, लहर और कामायनी में हमें देखने को मिलता है। प्रसाद जी की
प्रारंभिक काल की रचनाओं में साहित्यिक प्रौढ़ता का अभाव तथा भावात्मकता का अतिरेक इन रचनाओं में हमें दिखाई देता है। झरना में जयशंकर प्रसाद की अप्रतिम काव्य प्रतिभा की आहट सुनी जा सकती है। इस रचना को उनकी काव्य प्रतिभा के विकास काल की रचना कहा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद की काव्य प्रतिभा का प्रौढ़ रूप हमें आंसू और कामायनी में देखने को मिलता है। आंसू में प्रेम की घनीभूत पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। आंसू में मनुष्य के जीवन में प्रेम के प्राकट्य का चित्रण जिस आलंकारिक सुकुमारता के साथ हुआ है वह वास्तव में अद्भुत है। कवि ने आंसू में लिखा है, शश मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। कामायनी में जयशंकर प्रसाद की असाधारण काव्य प्रतिभा का उत्कर्ष हमें दिखाई देता है। इस महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम, सौंदर्य, कल्पना और चिंतन इन सब तत्वों का समावेश किया है। मनु की पौराणिक कथा के माध्यम से यह महाकाव्य एक तरह से भारतीय संस्कृति का पुनराख्यान है। यह महाकाव्य आधुनिक छद्म बौद्धिकता एवं व्यक्तिवादी चेतना की निष्फलता की इस प्रकार व्यंजना करता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। जब मनुष्य का ज्ञान उसकी क्रिया से दूर हो जाता है तो उसका जीवन एक विडंबना मात्र बनकर रह जाता है। प्रसाद के काव्य में रचना का विषय वैविध्य दिखाई देता है। काव्य विषय के प्रतिपादन में सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि दिखाई देती है। प्रसाद का सूक्ष्म चिंतन, दर्शन, तार्किकता, बुद्धिवाद ये सब नीरस न होकर रसमय हैं। यह रसमयता कलात्मकता के बिना संभव नहीं है। रचना वैविध्य या व्यापकता की दृष्टि से प्रसाद एक अप्रतिम रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। जीवन की जटिल समस्या का पूर्णोपमा युक्त वर्णन प्रसाद की अप्रतिम काव्य प्रतिभा से ही संभव है। यहाँ कवि ने जीवन की जटिल समस्या का चित्रण किस तरह से उपमा के साथ किया है। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में, किसकी विभूति है ऐसी। इस काव्यांश की विवेचना हम कला पक्ष के अंतर्गत भी करेंगे। जयशंकर प्रसाद के काव्य की बहुत बड़ी एक विशेषता है उसका मानवतावाद। प्रसाद जी के काव्य में मानवतावाद उद्घाटित हुआ है। प्रसाद के काव्य में मनुष्यता की विजय का उद्घोष है। संसार में दंभ, स्वार्थ और काम लोलुपता कितने ही भीषण युद्धों को जन्म देती है, लेकिन क्या यह रक्तपात, यह महाविनाश ही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है? इन प्रश्नों का उत्तर जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य में ढूंढते हैं। जय और पराजय के भाव से ऊपर उठकर प्राणी मात्र को सुख देना ही मनुष्य होने की सार्थकता सिद्ध करता है। अशोक की चिंता कविता में प्रसाद जी लिखते हैं, महादंभ का दानव, पीकर अनंग का आसव, कर चुका महाभीषण रव, सुख दे प्राणी को मानव, तज विजय पराजय का कुढंग, जलता है जीवन का पतंग। इस कविता में कवि कहता है कि महादंभ और वासना से कितने सारे भीषण युद्धों का जन्म संसार में हुआ है, लेकिन आवश्यकता है कि मनुष्य जय पराजय के भाव से ऊपर उठे और मनुष्यता के लिए जिए। जयशंकर प्रसाद
के संपूर्ण काव्य में मानवता की विजय ध्वनित होती प्रतीत होती है। वे मनुष्यता की विजय में ही मनुष्य होने की सार्थकता मानते हैं। शक्ति के स्रोतों का समन्वय और उनका उपयोग अंततः मनुष्यता की विजय के लिए ही होना चाहिए। इसका उल्लेख जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में किया है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त शून्य में बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। मानवता के विजय का स्वप्न प्रसाद जी देखते हैं। जयशंकर प्रसाद आशा निराशा, सुख दुख, जय पराजय, जीवन मृत्यु, इन सब के बीच कर्तव्य पथ पर अडिग और अथक संघर्ष के भाव में ही मनुष्यता की विजय को देखते हैं। दूसरे शब्दों में, अनथक संघर्ष से ही मनुष्य समय के वक्ष पर अपने हस्ताक्षर करने में समर्थ होता है, वह अपराजेय बनता है। मनुष्य की यह अपराजेयता ही मनुष्यता की अपराजेयता है। प्रसाद जी लिखते हैं, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। प्रसाद जी कहते हैं, संसार में वैषम्य है, यहां पर सुख दुख है, लेकिन इसी सुख दुख के बीच में हमें अपने कर्तव्य और जीवन की खोज करनी है। प्रसाद जी ने कामायनी में लिखा है, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। हमारा जीवन और मरण सिर्फ इसलिए है ताकि मनुष्यता जीवित रहे। जयशंकर प्रसाद के काव्य में वेदनानुभूति हमें दिखाई देती है। प्रसाद के काव्य में गहन वेदना की अनुभूति है। उनका लौकिक प्रेम अलौकिकता की सीमा में दिखाई देता है। लालसा, अभावों और उपेक्षा से जन्मी वेदना को कवि ने अपने काव्य में इस तरह उतारा है। आंसू में प्रसाद जी लिखते हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये वेदना का गर्जन उनके काव्य में हमें सुनाई देता है। वेदना में कवि प्रेम का आश्रय ढूंढता है, जो इस स्वार्थी जगत में है ही नहीं। अपने हृदय की करुणा को वह सुनाना चाहता है, लेकिन उसकी वेदना और करुण कथा को सुनने का अवकाश उस संसार के पास नहीं है, जो कि स्वयं अपने सुखों में डूबा हुआ है और बेसुध है। यही वेदना कवि के शब्दों में इस प्रकार व्यंजित होती है, अवकाश भला है किसको सुनने को करुण कथाएं, बेसुध जो अपने सुख से जिनकी है सुप्त व्यथाएं। जो संसार जिसकी व्यथाएं सुप्त हो चुकी हैं, वो भला करुण कथा सुन सकता है, कैसे संवेदना प्रकट कर सकता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के काव्य में हमें सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रस्फुटन भी दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में हमें राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना भी देखने को मिलती है। प्राचीन भारतीय गौरव का आख्यान उनके काव्य की बड़ी विशेषता है। चंद्रगुप्त नाटक का एक गीत यहां देखा जा सकता है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीयता बोध भी प्रबल है। वे राष्ट्रीय गौरव के अमर गायक हैं। उनकी स्वतंत्रता स्वयं प्रभा है, समुज्ज्वला है। स्वतंत्रता प्राप्ति का पथ प्रशस्त एवं पुण्य से परिपूर्ण है। वे कहते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमालय के ऊंचे शिखर से अपनी प्रबुद्ध वाणी में स्वतंत्रता जो स्वयं प्रभा है, जो समुज्ज्वला है, वो देश के युवाओं को आवाज देती है। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अरात्य सैन्य सिंधु में सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रसाद जी कहते हैं कि शत्रु की सेना अगर समुद्र के समान है तो उसमें बड़वाग्नि की तरह प्रवेश करो और उसे नष्ट करो और विजेता बनो। प्रकृति चित्रण, जैसा कि हम देखते हैं, समूचे छायावाद की एक बड़ी विशेषता है। जयशंकर प्रसाद ने भी प्रकृति के चित्र खींचे हैं। अन्य छायावादी कवियों की तरह जयशंकर प्रसाद का मन भी प्रकृति के चित्रण में खूब रमा है। वे प्रकृति का मानवीकरण करते हुए बड़ी उदात्त कल्पनाएं करते हैं। रात के बीतने पर उषा के प्राकट्य का ऐसा अद्भुत सांग रूपक युक्त चित्र हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। रात बीत रही है और आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी तारों के घट को डुबो रही है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। वास्तव में इस तरह का भावचित्र बिना प्रतिभा के संभव नहीं है। जयशंकर प्रसाद का ये कौशल है कि इस तरह के प्रकृति के चित्र खींचने में वो सफल हुए हैं। प्रसाद जी के प्रकृति चित्रण में जहां एक ओर कोमल और उदात्त कल्पनाएं हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रकृति के रौद्र रूप के चित्र भी खींचे हैं। कामायनी का प्रलय वर्णन यहां द्रष्टव्य है। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। धंसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। प्रलय का यह चित्र प्रसाद जी की प्रतिभा, बेजोड़ प्रतिभा की कहानी कहता है। जयशंकर प्रसाद ने मानवीय सौंदर्य का चित्रण भी किया है। प्रसाद जी मानवीय सौंदर्य के कुशल चितेरे हैं। नारी सौंदर्य के बड़े भावप्रवण और उत्कृष्ट चित्र प्रसाद जी ने कामायनी के लज्जा सर्ग में उकेरे हैं। श्रद्धा सर्ग में वर्णित श्रद्धा का सौंदर्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बन पड़ा है। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। ऐसा लगता है श्रद्धा का शरीर पराग के परमाणुओं से बना है और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध, हंसी का मद विहुवल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आबाद। इस तरह की सूक्ष्म कल्पनाएं करके जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। नारी सौंदर्य वर्णन के साथ साथ जयशंकर प्रसाद जी ने पुरुष सौंदर्य के चित्र भी उतारे हैं। पुरुष के सौंदर्य के ये चित्र हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं। मनु का यह वर्णन यहां देखने योग्य है। अवयव की दृढ़ मांस पेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं, स्वच्छ रक्त का होता था जिनमें संचार। जयशंकर प्रसाद के काव्य की एक और महती विशेषता है उनकी दार्शनिकता और रहस्यवाद। प्रसाद के काव्य में
अलौकिक अनुभव तो हैं, पर वे हैं इसी लोक के। उनके काव्य में दार्शनिक विचारों का सुंदर संयोजन हमें देखने को मिलता है। कामायनी में प्रसाद जी ने शैव दर्शन आधारित आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। अज्ञात और अव्यक्त सत्ता के प्रति समर्पण एवं उसका स्वीकार भाव उनके काव्य में रहस्यवाद से संपृक्त है। प्रसाद जी कामायनी में उस अनंत और अज्ञात सत्ता के अस्तित्व को इस प्रकार स्वीकार करते हैं, सिर नीचा कर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहां, सदा मौन हो प्रवचन करते, जिसका वह अस्तित्व कहां। कवि प्रसाद जी उस अनंत और रमणीय के वैराग्य से अभिभूत होकर कह उठते हैं, रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। प्रसाद के काव्य के भाव पक्ष से संबंधित विशेषताएं हमने देखी। अब हम प्रसाद जी के कला पक्षीय वैशिष्ट्य को निम्नानुसार उद्घाटित करने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद के काव्य में उनके कला पक्ष की विशेषता है ध्वन्यात्मकता। ध्वन्यात्मकता छायावाद की एक बड़ी विशेषता है। प्रसाद जी अपने काव्य में ध्वन्यात्मकता के आधार पर काव्य सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। कंकण क्वणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। देवताओं के वैभव का वर्णन करते हुए इस तरह की ध्वन्यात्मकता की सर्जना प्रसाद जी ने की है। जयशंकर प्रसाद के काव्य के कला पक्ष की एक और विशेषता है उसकी लाक्षणिकता। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। जिस तरह कोई चिंतातुर व्यक्ति सोने का प्रयास करता है लेकिन चिंता उसे सोने नहीं देती, बार बार वो करवट लेता है, उसी तरह से अभिलाषाएं, अतृप्त अभिलाषाएं, इच्छाएं भी मनुष्य के मन में करवट लेती हैं। जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति किसी चिंता के कारण करवट बदलता है, उसी प्रकार उद्विग्न हृदय में अभिलाषा बार बार उठती है। यह लाक्षणिकता प्रसाद के काव्य में हमें सर्वत्र दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद के कला पक्ष की एक और विशेषता है उपचार वक्रता। मूर्त के लिए अमूर्त और अमूर्त के लिए मूर्त का विधान कवि प्रभाव साम्य दिखाने के लिए करता है। यही उपचार वक्रता है। प्रसाद जी की कामायनी में उपचार वक्रता अधिक दिखाई देती है। कामायनी में रहस्य की सूक्ष्मता और उसका मनु से साम्य यहां द्रष्टव्य है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। मनु के ऊपर उस एकांत का पड़ने वाला प्रभाव यहां अमूर्त प्रतीक से कवि ने रूपायित करने का प्रयास किया है। छंद विधान। प्रसाद जी ने कुछ अतुकांत छंद के प्रयोग भी किए हैं। जैसे प्रेम पथिक काव्य में अतुकांत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद के अतुकांत छंद भी बहुत सरस एवं भावप्रवण बन पड़े हैं। इस सब के बावजूद जयशंकर प्रसाद की शक्ति उनकी गीतात्मकता में निहित है। आंसू और कामायनी इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी है। कहीं कहीं उनकी भाषा विषय और संदर्भ के अनुसार अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ और दुरूह जैसी भी हो गई है। फिर भी उनकी भाषा में लालित्य है। उनकी भाषा बिंब और प्रतीकों से युक्त है। हम सब साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं कि बिंबात्मकता किसी भी कवि के लिए कसौटी है। जिस रचनाकार की कविता में जितने ज्यादा बिंबों की संयोजना है वो उतना बड़ा कवि होता है। तुलसी इसलिए बड़े कवि हैं
क्योंकि उनकी बिंब योजना जबरदस्त है। यहाँ प्रसाद जी की बिंब योजना भी अद्वितीय है। उनके काव्य में उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, पूर्णोपमा, श्लेष एवं विरोधाभास आदि अलंकार सहज रूप से आ गए हैं। पूर्ण उपमा का एक उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ देखा जा सकता है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जहाँ पूर्ण उपमा होता है वहाँ उपमा के चारों तत्व होने बहुत जरूरी हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। यहाँ इस पद्य में हम देखेंगे ये चारों तत्व यहाँ कैसे प्रसाद जी ने जुटाए हैं। जीवन की जटिल समस्या है बढ़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। उपमा के संदर्भ में हम ये जाने कि जो उपमेय होता है और जो उपमान होता है, उपमान हमेशा जो अप्रस्तुत है जिसको उपमान कहते हैं वो हमेशा संसार में प्रसिद्ध होता है और उसकी प्रसिद्धि का आरोप हम प्रस्तुत या उपमेय के ऊपर करते हैं ताकि उसकी श्रेष्ठता को हम सिद्ध कर सकें। यहाँ जो जीवन की जटिल समस्या है, जीवन की समस्या उपमेय है और उपमान जटा है। जैसे सन्यासी की जटाएं आपस में उलझी हुई रहती हैं, वैसी ही जीवन की समस्या उलझी हुई है। वाचक शब्द के रूप में हम देखें यहाँ पर सी का अर्थ हुआ जैसी, तो सी वाचक शब्द है और दोनों प्रस्तुत और अप्रस्तुत इन दोनों में जो साधारण धर्म है वो है जटिलता। इस तरह से हम देखेंगे प्रस्तुत उपमेय जीवन की समस्या है, अप्रस्तुत उपमान जटा है, वाचक शब्द सी या जैसी है और साधारण धर्म जटिलता है। इस तरह से उपमा के इन चारों तत्वों का निर्वाह यहाँ पर हुआ है और ये पूर्ण उपमा का उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अनुप्रास का एक उदाहरण यहाँ पे हम देख सकते हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। यहाँ मानवीकरण भी है और वृत्यानुप्रास की छटा भी दर्शनीय है। जब एक पद में रूपक का निर्वाह होता है, उपमेय और उपमान जहां एक हो जाते हैं वहां रूपक होता है, जहां पद में वो निहित हो रूपक होता है, लेकिन पूरे पद्यांश में जब उस रूपक को घटित किया जाए वहां सांग रूपक होता है। प्रसाद जी की इन पंक्तियों में हम सांग रूपक देखेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहां पर उषा नागरी तारा घट को अंबर पनघट में डुबो रही है, ऐसा सांग रूप का चित्र वास्तव में अद्वितीय है। प्रसाद जी की काव्य कृतियों में श्रृंगार, वीर, करुण एवं भयानक आदि रसों का चित्रण हुआ है। भयानक रस का एक उदाहरण देखें। पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात। कामायनी में प्रलय के चित्रण के समय प्रसाद जी इस चित्र को खींचते हैं। एक और उदाहरण देखें। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। श्रृंगार रस का परिपाक भी उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। स्थायी भाव रति। क्या तुम्हें देख कर आते यूं मतवाली कोयल बोली, उस नीरवता में चुपके से कलियों ने आंखें खोली थी। जब लीला से तुम सीख रहे कोरक कोनों में लुक रहना, तब शिथिल सुरभ से धरनी में बिछलन हुई थी सच कहना। श्रृंगार के इस तरह के चित्र अद्वितीय हैं, श्रेष्ठ हैं। इस तरह से जयशंकर प्रसाद के भाव पक्ष के वैशिष्ट्य को हमने देखा और कला पक्ष के वैशिष्ट्य को भी हमने देखा। और भी विशेषताएं हैं जिनका वर्णन यहां नहीं हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने, जैसा कि छायावाद की विशेषता है, नारी के सौंदर्य, उसके प्रति
श्रद्धा भाव का वर्णन भी किया है। प्रसाद जी ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस तरह हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद एक गीत धर्मी साहित्यकार हैं। उन्होंने कालजयी गेय काव्य की रचना की है। उनके द्वारा प्रणीत कामायनी हिंदी साहित्य की महान उपलब्धि है। जयशंकर प्रसाद मानवीय चेतना के उत्कर्ष के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में हमें छायावाद की सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सूक्ष्म कल्पनाएं, कोमल कल्पनाएं वास्तव में उनकी बेजोड़ प्रतिभा की कहानी ही कहती हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। उनके काव्य के भाव के वैशिष्ट्य को भी हमने देखा और उनकी रचना के कलात्मक वैशिष्ट्य को भी हमने देखा। इस संदर्भ में मैं चाहूंगा जो विद्यार्थीगण सामने बैठे हैं, जयशंकर प्रसाद के काव्यगत वैशिष्ट्य के बारे में जो प्रस्तुति यहां हुई है उस संदर्भ में अगर उनका कोई प्रश्न बनता है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्वागत है। अगर नहीं पूछते हैं तो एक बार फिर से हम इसका पुनरावलोकन करना चाहेंगे। प्रसाद के साहित्य की जो भावपक्षीय विशेषताएं हैं, जिनको हम सब लोगों ने इस पीपीटी के माध्यम से देखा, उसमें प्रसाद जी का मानवतावाद है, उसमें जयशंकर प्रसाद का नारी के प्रति दृष्टिकोण है, उनके प्रकृति के चित्रण हैं और उनकी सूक्ष्म और कोमल कल्पनाएं हैं। जैसा प्रारंभ में कहा गया कि छायावाद स्वयं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। द्विवेदी युग में जिस तरह से काव्य में इतिवृत्तात्मकता का समावेश हुआ, काव्य में जो दोहराव की स्थिति बनी, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ और जयशंकर प्रसाद प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में हमारे सामने आए और उन्होंने अपनी कोमल कल्पनाओं, अपने सूक्ष्म प्रतीकों के माध्यम से अपनी साहित्य की रचना की और कामायनी जैसी अद्वितीय कृति हमारे सामने रखी। ये प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। मैं चाहूँगा जो विद्यार्थीगण यहाँ बैठे हैं वो कृपया इस संदर्भ में अपने प्रश्न अगर उनके बनते हैं तो पूछें और इसका पुनरावलोकन हम एक बार फिर से करेंगे। आप लोगों में से इस बीच में कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। हेलो, पूछिए। सर मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खरगोन से बोल रहा हूँ जी। शंकर प्रसाद ने अमूर्त और मूर्त में जी। प्रकृति को साकार किस प्रकार किया है? प्रकृति को ऐसे साकार किया है, उनके जो प्रतीक हैं वो प्रतीक कामायनी देखेंगे या कोई भी उनकी कृति देखेंगे तो उसमें जैसे अभी उदाहरण था, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर वो अपनी सखी को जगा रही है, लेकिन उसके लिए जो प्रतीक हैं, जो अप्रस्तुत हैं, वो प्रकृति से ही जुटाए गए हैं। और छायावाद की जैसी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि प्रकृति चित्रण में छायावादियों का मन बहुत रमा है और सूक्ष्म प्रतीक उन्होंने उठाए हैं वो ज्यादातर प्रकृति से ही हैं। मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। जी सर, थैंक यू। और कोई आप लोगों में से प्रश्न करना चाहे?
आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद एक ऐसा पड़ाव है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, और साहित्य की दृष्टि से देखें, कविता की दृष्टि से देखें तो वास्तव में अद्भुत है। इसके जो प्रतीक हैं, इसकी जो बिंब योजना है, वास्तव में अद्वितीय है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। जैसा मैंने कहा था, इसका पुनरावलोकन करने का प्रयास हम करेंगे। मानवतावाद की बात अभी हमने की थी। जयशंकर प्रसाद के काव्य में मानवतावाद है, वे मनुष्यता की प्रतिष्ठा करते हैं और उसका उदाहरण अशोक की चिंता के माध्यम से आपके सामने रखा था। हेलो। और हाँ, पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक थोड़ा सा दूर कर लें या पास करें थोड़ा, माइक पास करें। हेलो। हाँ, बोलिए। उपचार वक्र का क्या है सर, समझा दीजिए थोड़ा। आपका जो सिस्टम लगा हुआ है थोड़ा उसके पास आ जाएं। आप थोड़ी दूर खड़ी हैं इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। सिस्टम के पास आ जाएं। सर उपचार वक्रता समझा दीजिए थोड़ा, कला पक्ष में विशेषताएं हैं। जी, जब कोई हेलो? रचनाकार, देखिए साहित्य में एक तो होता है प्रस्तुत जो हमारे सामने है, और एक होता है अप्रस्तुत जो हमारे सामने नहीं है। जो अप्रस्तुत है उसे उपमान कहते हैं और जो प्रस्तुत है उसे उपमेय कहते हैं। तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत इन दोनों की संयोजना सारे कवि करते हैं, और संसार में जो अप्रस्तुत है वो हमेशा प्रसिद्ध होता है, लोक में प्रसिद्ध होता है। उसकी लोक की प्रसिद्धि का आरोप हम उपमेय के ऊपर या प्रस्तुत के ऊपर करते हैं, साम्य दिखाने के लिए। तो यही साम्य दिखाने का जो प्रयास है उसको काव्य शास्त्रियों ने उपचार वक्रता के नाम से भी कहा है, और प्रसाद जी की कविता में ये उपचार वक्रता बहुत अधिक देखने को मिलती है। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको दूं, साहित्यिक उदाहरण से इतर। अगर मैं कहूं कि मोती जैसे दांत, तो संसार, ये यहां पे प्रस्तुत क्या है, दांत प्रस्तुत है, लेकिन मोती अप्रस्तुत है। लेकिन मोती की जो चमक है वो संसार में प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है। उस चमक का आरोप हम दांत के ऊपर करते हैं ताकि दांत की चमक की प्रतिष्ठा की जाए। इस तरह का साम्य दिखाना ही उपचार वक्ता कहलाता है। हेलो। पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ, पूछिए। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते, बोलिए। सर मैं SN PG कॉलेज खंडवा से सोना बोरियाले बोल रही हूँ। जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है तथा उनके कहानी संग्रह कितने और उनके नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद के बारे में कहानी पूछ रही हैं आप? जी सर। हेलो। हाँ, सर मेरा प्रश्न है कि प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है तथा उनके कहानी संग्रह कितने और उनके नाम क्या है? सुन लिया आपका प्रश्न। ये कहानी संग्रहों के नाम आपको PPT में प्रारंभ में दिखाए थे, एक बार आप फिर से देख लें। ये हेलो। हाँ सर, मैं PG कॉलेज बड़वा से बोल रहा हूँ। जी, मेरा क्वेश्चन है सर कि प्रसाद जी के काव्य में प्रेम क्या अलौकिक, उससे प्रेम वर्णन से संबंधित क्वेश्चन है। सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हेलो। हाँ, फिर से बोलिए, फिर से पूछिए। हाँ सर, मैं PG कॉलेज बड़वा से पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि प्रेम जी के प्रसाद जी के काव्य में प्रेम वर्णन लौकिक है या अलौकिक है? ठीक है, सुन लिया लौकिक है या अलौकिक? मेरे विचार से जो जयशंकर प्रसाद का जो प्रेम है वो अलौकिक दिखाई देता है।
जैसा कि हम सब जानते हैं, छायावाद की विशेषता रहस्यवाद है। जहां अलौकिकता होती है वहीं रहस्यवाद होता है। लेकिन मेरे विचार से पहले वो लौकिक प्रेम है और बाद में उसकी व्यंजना अलौकिक प्रेम के रूप में हुई है। हाँ, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। हेलो बोलिए बोलिए। सर, मैं एमए कॉलेज होशंगाबाद से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो आपने नाटक के नाम बताए तो उनमें समुद्रगुप्त है या स्कंदगुप्त है? थोड़ा पास से बोलें तो सुनाई देगा। अभी सर आपने जो जयशंकर प्रसाद के नाटक के नाम बताए तो जी। उनमें समुद्रगुप्त है या स्कंदगुप्त है? चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त आदि नाटक लिखा था उसमें, पीपीटी में देख लीजिए। तो सर वो एग्जैक्ट समुद्रगुप्त है या स्कंदगुप्त? बहुत से नाटक लिखे हैं, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त नाटक पीपीटी पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके काव्य, जयशंकर प्रसाद के काव्य वैशिष्ट के संबंध में जो पीपीटी है उसके संदर्भ में कोई प्रश्न बनता है तो वो करिए। जो व्याख्यान का विषय है उसके संबंध में कोई प्रश्न अगर आपका बनता है, ये सूचनात्मक जानकारियां तो आपकी पाठ्यपुस्तक में मौजूद हैं। हेलो पूछिए। हेलो हाँ पूछिए। आंसू को महाकाव्य क्यों कहते हैं? आंसू महाकाव्य कहाँ, गीत काव्य है, कामायनी महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है, जो प्रबंध रचना होती है, बड़ी प्रबंध रचना, उसे महाकाव्य कहते हैं। और जो फुटकर गीतों में लिखा जाता है वो छोटा होता है आकार में भी, वो गीत काव्य है। इसलिए कहा जाता है। आपको सुनाई दिया? यस सर, थैंक यू सर। चलिए। मुझे लगता है इस पे पर्याप्त विमर्श हो चुका है। चाहे तो एक बार इसका पुनरावलोकन हम फिर से करें, इसको देख लें। जयशंकर प्रसाद के काव्य यात्रा के 3 चरण हम लोगों ने देखे थे। प्रारंभिक काल में चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, इन रचनाओं को रखा। इसलिए रखा क्योंकि इन रचनाओं में काव्य की प्रौढ़ता कम दिखती है, भावनात्मकता ज्यादा दिखती है। बीच के काल, जिसको हम विकास काल कहेंगे, उसमें झरना को रखा जा सकता है। इसमें अपेक्षाकृत प्रौढ़ काव्य रूप के दर्शन होते हैं। और जयशंकर प्रसाद की काव्य यात्रा का जो उत्कर्ष है, जो श्रेष्ठ रूप है, वो हमें आंसू, लहर और कामायनी में देखने को मिलता है। आंसू में मनुष्य के जीवन में प्रेम के प्राकट्य का जो चित्रण अभी आपके सामने रखा, जो आप लोगों ने प्रश्न भी पूछे प्रस्तुत अप्रस्तुत के बारे में, उनकी सारी कविताएं अप्रस्तुत भरे पड़े हैं और सूक्ष्म अप्रस्तुत हैं। छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता है। देखें इस कविता में भी, इस पद्यांश में देखें, शश मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। मनुष्य के जीवन में प्रेम के प्राकट्य का ऐसा अद्भुत चित्रण जो सूक्ष्म कल्पनाओं के माध्यम से, सूक्ष्म अप्रस्तुतों के माध्यम से प्रसाद जी ने किया है, अपने आप में बेजोड़ है। इनके महाकाव्य में हमें प्रेम, सौंदर्य, कल्पना और चिंतन, इन सारे तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। मनु की पौराणिक कथा के माध्यम से इन्होंने भारतीय संस्कृति का एक तरह से पुनराख्यान किया है। और भारतीय संस्कृति के पुनराख्यान के साथ साथ जो वर्तमान की समस्याएं हैं, वे भी कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने उठाई हैं। मनुष्य की जो अहमन्यता है, उसका जो अहंकार है, उसकी वजह से उसके मनोरथ अपूर्ण रह जाते हैं, उसका जीवन विडंबना बन जाता है। वो देखें, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। प्रसाद जी के काव्य में, जैसा अभी चर्चा हुई, विषय वैविध्य है और उनके सूक्ष्म पर्यवेक्षण की दृष्टि उनके काव्य में हमें दिखाई देती है।
कविता को बड़े सूक्ष्मता के साथ, सूक्ष्म प्रतीकों के साथ वे देखते हैं, उसकी सर्जना करते हैं। प्रसाद का सूक्ष्म चिंतन, दर्शन, तार्किकता, बुद्धिवाद, ये सब नीरस न होकर रसमय हैं। रसमय इसलिए हैं क्योंकि वो मूलतः कवि हैं। यह रसमयता कलात्मकता के बिना संभव नहीं है। रचना वैविध्य या व्यापकता की दृष्टि से प्रसाद एक अप्रतिम और बेजोड़ रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये जो पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है,